हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन के 3rd और 4th जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। अपनी स्पीड कम करने की कोशिश पूरी करूंगी, ठीक है गाइस, क्योंकि मेरा फ्लो ही ऐसा है तो मैं क्या करूं, ठीक है। लेकिन देख लेना यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा एडजस्ट मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ तो प्लीज 0.75 की स्पीड पे देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज। अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला है कि थर्मल पावर प्लांट्स के लिए जो आपने एमिशन नॉर्म्स रखे हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये जो न्यूज किसमें दिखाई जाएगी गाइस, एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी अंडर GS3, ठीक है। अभी ऐसा किसने बोला है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को सजेस्ट किया है कि इन्हें क्या करना होगा, जो इन्होंने एयर क्वालिटी का टारगेट बनाया है अक्रॉस द कंट्री, रेदर देन हैविंग सेम नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स लोकेटेड इन क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज एंड रिमोट एरियाज। मतलब कि देखो गाइस, कुछ थर्मल पावर प्लांट ऐसे हैं जहाँ पे जिनकी लोकेशन इस तरह की है जो रिमोट एरियाज में है या क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज में है। तो देखो उन्होंने सिंपल ये बोला है कि हमें कुछ नॉर्म्स अलग रखने चाहिए, सेम नहीं रखने चाहिए, ठीक है। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने बोला है, उन्होंने 2015 में नोटिफिकेशन इशू किया था और ये बोला था कि एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, किसके लिए, थर्मल पावर प्लांट। देखो गाइस, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जो आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, किससे, कोल प्रोड्यूस करके, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, कुछ एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड सेटअप किए गए हैं। तो हम देख लेते हैं गाइस क्या क्या है, ठीक है। जो 2015 में इशू की थी किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने। पार्टिकुलेट मैटर कितना होना चाहिए एज पर, ठीक है, ये होना चाहिए था 100 मिलीग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कि देख लियो गाइस, 31/12 से लेकर 2003 से लेके 31/12/2016 में ये था कि 50 होना चाहिए। फिर उसके बाद बोला कि 2017 से कि 30 होना चाहिए, मतलब कितने कितना रिड्यूस कर रहे हैं। फिर उसी तरह सल्फर एमिशंस बोले कि 600 थे, उसके बाद 200 किया, उसके बाद 2017 के बाद 100 कर दिया। नाइट्रोजन एमिशन देखा तो पहले जो यूनिट्स इंस्टॉल्ड थी एज पर, तो उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था, 600 mg, मतलब कि परमिसिबल लिमिट करी थी। उसके बाद चेंज करके इन्होंने कर दिया 300, और कम करो, ठीक है, फिर और कर दिया 100 कर दिया। उसी तरह मरकरी, ठीक है, उसकी भी जो लिमिट है आप देख लो, 500 से कम थी, फिर 0.03 कर दी, फिर 0.03 कर दी। उसी तरह जो वाटर है उसमें ये बताया था कि देखो वाटर को आप ट्रीट करके आपने क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। इसमें बताया हर प्लांट जिनके पास कूलिंग, जो वंस थ्रू कूलिंग आपको क्या करना पड़ेगा, कूलिंग टावर होना चाहिए, ठीक है, और उसमें वाटर का कंजप्शन होना चाहिए मैक्सिमम के 3.5 मीटर क्यूबिक विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। उसके बाद इन्होंने बोल दिया सब में ऑल जो सिटी कूलिंग टावर बेस्ड प्लांट्स हैं उनको मैक्सिमम 3.5 मीटर क्यूब तक क्या करना है, अपना वाटर को क्या करना है, कंज्यूम करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। उसके बाद बोला है कि जो न्यू पावर, जो भी पावर प्लांट इंस्टॉल हुए 2017 के बाद, उन्हें क्या करना है, अपने जो वाटर कंजप्शन है, स्पेसिफिक वाटर कंजप्शन को मीट करना है अप टू मैक्सिमम 2.5 मीटर क्यूब एंड अचीव जीरो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज अचीव करना है, ठीक है। वही बात हुई है यार, सिंपल बात ये, वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट करना है आपको बिना वाटर को ट्रीट के डिस्चार्ज नहीं करना है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने क्या किया, जो स्टैंडर्ड सेट किए वो 2015 में कर दिए, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन की डेडलाइन है वो 2017 दी, और उसको फर्दर शिफ्ट कर दिया कितना, 2022 के लिए, कि अच्छे से फुली कंप्लायंस करो। देखो कंप्लायंस करके इस नॉर्म्स के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग का मतलब किया है आपको दोबारा जो भी एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें कुछ रेनोवेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको थर्मल पावर प्लांट में रेट्रोफिटिंग का चाहिए विथ कुछ ऑक्सिलरीज चाहिए, मतलब कि जहाँ पे आप जो फ्लू गैस है उसको आप क्या कर सको, डीसल्फराइजेशन कर सको, ताकि आप जो सल्फर एमिशन है उनको रिड्यूस कर सको। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन हो गया। अब ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या है, ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं डिफरेंट, जिसमें हम क्या करेंगे, जो फ्लू गैसेस में से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, ठीक है, और साथ में कुछ अदर सल्फर ऑक्साइड एमिटिंग प्रोसेस को हम क्या करेंगे, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। अभी क्या है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या किया, उन डेडलाइंस को रिव्यू किया, ठीक है, और सजेस्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सजेस्ट किया कि इस डेडलाइन को आप रिव्यू करो और फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स बाय थर्मल पावर प्लांट्स, और कुछ उन एरियाज को प्रायोरिटाइज करो जो ज्यादा एयर क्वालिटी को बिगाड़ते हैं, ठीक है।
Simultaneous ordering or contracting by all power plants could lead to an artificial surge in equipment price. इसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम है वो भी कहीं ना कहीं बूस्ट दे रहा है अगर हमने एमिशन कंट्रोल इंप्लीमेंट कर लिया ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रपोज टू इम्पोज 18% GST ऑन बिटकॉइन ट्रेडिंग। तो गाइस ये जो सेक्शन है हमारा इकोनॉमी में कवर होगा ये न्यूज। ठीक है, आपको पता है बिटकॉइन की ट्रेडिंग क्या होती है। एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी होती है जैसे फेसबुक की जो करेंसी है वो लिब्रा है। ठीक है, ये लास्ट ईयर न्यूज में थी। ठीक है, तो ये डिजिटल करेंसी होती है, ये आप फिजिकली आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी क्या है जो CEIB है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, उसने क्या किया है एक स्टडी कंडक्ट करी है और बोला है कि हम जो क्रिप्टो करेंसीज पे भी GST लगाएंगे और सुजेस्ट किया कि जो बिटकॉइन है हम उसे इनटेंजिबल एसेट्स के अंडर क्लासिफाई करेंगे और इस बिटकॉइन के अंडर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगी उस पे GST लगेगा। कितना लगेगा? 18%। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इसके साथ जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन की ट्रेडिंग से कितना अर्न कर सकते हैं एनुअली, नियर अबाउट 7200 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट अर्न कर सकती है। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? वो एसेट जो फिजिकल नहीं है नेचर में। अभी आपको बताया कि जो बिटकॉइन क्या है वो डिजिटल एक तरह की क्या है करेंसी है जिसको आप फिजिकली एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिटकॉइन को गवर्नमेंट ने इनटेंजिबल एसेट के अंदर कैटेगराइज किया है। और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? वो एसेट जो फिजिकल नहीं है नेचर में, जैसे ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब। ठीक है, फिर क्या हुआ क्रिप्टो करेंसी, आपको पता है क्या होता है? डिजिटल करेंसी होता है जो दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी, जो क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हैं फॉर सिक्योरिटी एंड एंटर काउंटरफीटिंग मेजर्स। नॉर्मली ये सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं किया जाता। जैसे आपके बैंक नोट्स हैं, ठीक है, आपके पास जो कैश है वो RBI के द्वारा इशू किए जाते हैं, लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं किए जाते और ना ही गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती है और ना ही गवर्नमेंट इसको मैनिपुलेट करती है। एग्जाम्पल्स क्या है? बिटकॉइन, एथरम, रिपल, बाकी आपको लिब्रा जो है वो भी क्रिप्टो करेंसी है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कंट्रोल करना हर एक क्रिप्टो करेंसी का वो वर्क करता है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जिसे हम ब्लॉकचेन भी बोलते हैं। देखो गाइस आपको पता होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी अमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और हमने इसके बारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर भी किया है। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या होता है? इज अ शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर्स है जो क्या करता है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है या फिर जो भी हो रहा है उसको ट्रैक करता है, रिकॉर्ड करता है इन अ बिजनेस नेटवर्क। इससे पहले मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो भी RBI के द्वारा इन क्रिप्टो करेंसी पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, कर्ब्स लगाए हुए थे, उस कर्ब्स को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हटा दिया कि आप वर्चुअल या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। करंटली जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक मीडियम ऑफ पेमेंट है और इसको अभी तक एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट को ऑथराइज नहीं किया गया, मतलब कि आप इसको सब्जी खरीदने में इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता। ठीक है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, लाइक अगर किसी ने ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया तो जो ये रिक्वेस्ट है ट्रांजेक्शन वो P2P नेटवर्क जाएगी कंप्यूटर नोन एज नोड्स। देखो गाइस मैंने आपको पहले भी बता रखा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है। लाइक अगर जैसे आपका लाइक सपोज करो आपने ये एक कंपनी है, ये B है, आपको आप A हो, आपको B का कुछ मैसेज चाहिए। ठीक है, कुछ लाइक आपको ट्रांजेक्शन करनी है तो पहले क्या करेगा, ये ट्रांजेक्शन पीयर टू पीयर नेटवर्क के पास जाएगा। कंप्यूटर क्या करेगा, ये ट्रांजेक्शन आपने रिक्वेस्ट करी, कंप्यूटर क्या करेगा, इस ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट इसके पास पहुंचेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, वो वैलिड करेगा। अगर इसने वैलिड कर दी कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन मेरे से मांग रहा है, ठीक है, आप उसको हाँ कर दो। फिर वो वेरीफाइड ट्रांजेक्शन क्या करेगा, वो क्रिप्टो करेंसी को इन्वॉल्व करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड ये सब इन्वॉल्व करेगा। एक बार जब वेरीफाई होगी तो ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के साथ कंबाइन होके एक न्यू ब्लॉक बना लेगा डाटा का। ठीक है, देखो मतलब गाइस क्या होता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से ब्लॉक बनता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, लाइक आपने एक ट्रांजेक्शन करी, ठीक है, ट्रांजेक्शन ताकि आपका सेफ रहे तो एक ब्लॉक बना लिया। ठीक है, दूसरी ट्रांजेक्शन करी तो 2 ब्लॉक आ गए, तीसरी ट्रांजेक्शन करी तीसरा ब्लॉक आ गया, चौथा ट्रांजेक्शन किया चौथा ब्लॉक आ गया। हर एक ब्लॉक में क्या है, आपका रिकॉर्ड होगा। जैसे आप सपोज करो आप अपना पैसा जमा कराते हो या निकलवाते हो तो आपकी पासबुक में आपकी हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। उसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपकी हर एक ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड होता है वो ब्लॉक की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें आपको ये बता देगा कि आपने कब कौन से टाइम पे क्या ट्रांजेक्शन करी है। फिर जो न्यू ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा।
मतलब कि वही जो आपने पहले जो था अब एक और ऐड हो गया, ठीक है, और इसलिए ये परमानेंट हो जाएगा और अनिल। देखो सिंपल बात यही है, मैं आपको सिंपल हिसाब से समझा रही हूँ। जैसे आपका बैंक है, SBI में बैंक है, आप पैसे जमा करवा रहे हो, कभी पैसे निकलवा रहे हो, कभी ATM की आपने जैसे आपने कभी कोई पैसे लिया वहां पे आपने GPay से किया तो आपके बैंक से निकल गए पैसे, हर एक चीज में ट्रांजेक्शन हो रही है, वह सब चीज आपकी पासबुक में आ जाता है। उसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या है, हर एक जो ट्रांजेक्शन होगी उसका जो रिकॉर्ड आ जाएगा पर वो ब्लॉक की फॉर्म में आएगा और हर एक ब्लॉक फिर एक एडिशन दूसरे ब्लॉक के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल ही है और वो परमानेंट रहेगा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, इसको क्रिएट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है। ब्लॉकचेन में एनक्रिप्शन टेक्निक्स यूज करते हैं। देखो जैसे आपके व्हाट्सएप के मैसेज एनक्रिप्टेड होता है, मतलब कि ये जो क्या करती है लाइक ताकि कोई इसको आपकी जो प्राइवेसी है वो हैम्पर ना हो, तो इसलिए क्या है आपकी जो भी है वो एनक्रिप्टेड रहती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ किसी भी फॉर्म में रह सकती है, इधर इन द ब्लॉक्स फॉर्म, ठीक है, और इन द बाइनरी फॉर्म, ताकि हम क्या कर सके मॉनिटरी यूनिट को कंट्रोल कर सके एंड टू वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ फंड, ठीक है। बिटकॉइन इज द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल, इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जैसे आपकी कैश नोट की है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है, और ये किसी भी दूसरी कमोडिटी जैसे गोल्ड के लगे, जैसे अगर सपोज आपको गोल्ड बेचना है, आप बेच के क्या कर सकते हो, पैसे ले सकते हो ना, बिटकॉइन को आप बेच के पैसे नहीं ले सकते, ठीक है। फिजिकल फॉर्म नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसकी जो सप्लाई है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा डिटरमाइन नहीं की जाती, जैसे आपके नोट्स की जाती है, ठीक है, और जो इसका नेटवर्क है वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेथ ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक डिप बाय द 37% रिपोर्ट। तो अगर अभी क्या जो लाइक मतलब बिजली की वजह से, बिजली गिरने की वजह से जो डेथ्स हुई हैं वो डिक्लाइन हुई है कितनी 37%, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं ये रिपोर्ट कौन लेके आया है, अभी क्या है ये किस फाइंडिंग जो है वो किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल रिपोर्ट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के साथ ही काम करता है, इंडिया के IMD के साथ काम करता है, तो उसी ने ये रिपोर्ट बताई है। इन्होंने बोला है लाइटनिंग लिंक फैटलिटीज मतलब बिजली गिरने की वजह से जो डेथ्स होती हैं वो 33% है इन कंबाइंड, मतलब कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो भी डेथ होती हैं उसमें से तो 33% डेथ्स हैं वो लाइटनिंग की वजह से होती हैं, ठीक है। मोर देन तो 60% ऑफ डेथ्स है वो किसकी वजह से कहाँ हो रही है, हमारे इंडिया के किस स्टेट में, UP, MP, बिहार, ओडिशा, झारखंड, ठीक है। सजेशंस क्या है ताकि हम इन कैजुअलिटीज को अवॉइड कर सकें। सबसे पहले ऑफकोर्स हमें अपना फोरकास्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है, लोकल लाइटनिंग सेफ्टी एक्शन प्लान लेके आनी है, जैसे इंस्टॉलिंग लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस। इसके अलावा हमें क्या करना है, इन फैटेलिटीज को एज अ डिजास्टर नोटिफाई करना है ताकि जो स्टेट्स हैं इन डिजास्टर को और अच्छी अप्रोच यूज कर सके इनको एड्रेस करने में। सेंटर ने अभी तक लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर में नोटिफाई नहीं किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। लाइटनिंग आपको पता है इट इज अ वेरी रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर, सबको पता है, सबने देखी होगी, ठीक है। बारिश आने से पहले भी आती है जिसकी वजह से कुछ जो मतलब कि लाइट है वो अर्थ सरफेस के टुवार्ड क्या आ जाती है क्योंकि एयर इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइटनिंग बिजली क्यों बनती है, इट इज फॉर्म बाय द कोलिजन बिटवीन आइस क्रिस्टल्स, जो एक ऊपर नीचे जाते हैं तो उनके बीच में कोलिजन हो जाता है तो लाइटनिंग बनती है इन द लार्ज मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड, जिसकी वजह से क्या होता है जो क्लाउड की जो टॉप लेयर होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, मिडल लेयर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, भाई पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया दोनों लेयर्स के बीच में, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट क्या बन जाता है, ठीक है। तो भाई ये सिंपल प्रोसेस आ गई लाइटनिंग की कैसे बनती है, ठीक है। तो गाइस आप देख रहे हो मतलब न्यूज के साथ हमने एक बेसिक नॉलेज भी पढ़ लिया, लाइटनिंग होती क्या है, लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बता ही दिया, ठीक है, कैसे पॉजिटिव चार्ज बना कैसे नेगेटिव चार्ज बना, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया तो जैसा से करंट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज बढ़ते हैं हम अपनी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इशू ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। ये कोई न्यूज है इकोनॉमिक सेक्शन में अंडर GS3, ठीक है। आपकी क्या किया, जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जिसको रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर वर्कमैन, ठीक है। आप सपोज करो आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज अ लेबर, तो आपके भी तो कुछ रूल्स होंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके सिर्फ राइट्स हैं, आपकी कोई ड्यूटी भी तो है। इफ यू हैव फंडामेंटल राइट देन यू हैव आल्सो हैव फंडामेंटल ड्यूटी। उसी तरह स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो वहां पे काम कर रहा है उसको कुछ रूल ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको कैसे अपना बिहेवियर रखना है, ठीक है। इसलिए क्या इसके लिए सेपरेट ड्राफ्ट ऑर्डर्स फॉर सर्विस सेक्टर इसको पहली बार प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का है, वो सेंटर को एम्पावर करता है कि वो स्टैंडर्ड सेट कर सकता है सर्विस कंडीशन के लिए
और एम्प्लॉय की कंडक्ट के ऊपर। ठीक है, ये जो ऑर्डर है ये हर एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को कवर करेगा जिनमें 300 से ज्यादा वर्कर्स हैं या 300 हैं। पहले ये 100 वर्कर्स के लिए वैलिड था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा इट विल कवर अंडर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये अभी आया, आपको पता 3-4 कोड आए हैं, कोड ऑन लेबर, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन वेजेस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ठीक है, तो अभी क्या है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर आया इसके फीचर्स क्या है? देखो, सबसे पहले क्या है, जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है इसको फॉर्मलाइज किया गया है और ये इसमें अलाउ किया है कि वर्कर क्या है, वर्क कर सकता है फ्रॉम होम फॉर सच पीरियड जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा डिटरमाइन किया गया है। मतलब अगर आपके बॉस ने बोला है कि आप जब तक कोरोना की सिचुएशन अच्छी नहीं होती आप तब तक आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, वर्कर्स को कैटेगराइज किया परमानेंट, टेम्परेरी, अप्रेंटिसेस। जैसे अप्रेंटिसेस गाइस, लाइक इसमें क्या होता है, आप लाइक किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, ऐसा ट्रेनिंग करते हो। ठीक है, लाइक अप्रेंटिस लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लाइक 1 ईयर तक के लिए। ठीक है, प्रोबेशनर्स, बदलिस। ठीक है, ये बदलिस आपको पता है जो टेम्परेरी अपॉइंटेड किया जाता है इन प्लेस ऑफ एब्सेंट परमानेंट या फिक्स टर्म एम्प्लॉयड, इनको कैटेगराइज किया गया है वर्कर्स को। इसमें वेरियस कैटेगरीज ऑफ एक्ट्स अंडर मिसकंडक्ट उनको डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर क्या है, किसी वर्कर के अगेंस्ट भी हम एक्शन ले सकते हैं। भाई अभी अगर वर्कर ने अच्छे से कंडक्ट नहीं किया है तो आप ऑफकोर्स उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। लाइक अगर वो ड्यूटी पे सो रहा है, ठीक है, अगर वो लेट आ रहा है, ठीक है, या फिर वो एब्सेंट हो रहा है विदाउट लीव, ठीक है, तो इन सब पे क्या है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर विद रिस्पेक्ट टू इनडिसिप्लिन हैज बीन डिफाइंड। मतलब कई लोग होते हैं ना जिनकी आदत ही ऐसी है, ठीक है, तो उनके लिए भी उसको भी डिफाइन किया गया। तो अगर किसी वर्कर को गिल्टी माना गया एनी मिसकंडक्ट 3 और मोर टाइम, 3 से ज्यादा बार अगर उसने वही गलती कर दी भी 1 साल में, तो उसको क्या माना जाएगा, ऑफेंडर। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में। मुझे तो ये न्यूज बहुत मस्त लगी है। ठीक है, मजा आया इसको पढ़ के। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इट्स स्लैशेस लिमिट फॉर ट्रांस फैटी एसिड लेवल इन द फूड। तो ये जो सेक्शन है हमारा SNT में कवर होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हेल्थ सेक्शन में। ठीक है, आपको पता है हमारा एम क्या है 2022 तक क्या है, ट्रांस फैटी एसिड्स को हम क्या करें, थोड़ा घटाएं। ठीक है, देखो FSSAI ने बोला है कि हमें क्या करना है, जो ट्रांस फैटी एसिड्स का जो अमाउंट है ऑयल्स और फैट्स में, उसे हमने 3% रखना है 2021 तक और 2% रखना है 2022 तक। अभी जो लिमिट है 5% लिमिट अलाउड है, लेकिन हमें 2021 में इसको घटा के 3% करना है, 2022 में इसको घटा के 2% करना है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं जो WHO का जो नॉर्म है, जो WHO का एम है कि 2023 तक हमें ट्रांसफैट्स को घटाना है, उसको हम पूरा कर सके। देखो गाइस, अभी क्या है, ये जो रेगुलेशन है उनको रिवाइज जो रेगुलेशन आएंगे, इनको हम सभी एडिबल रिफाइंड ऑयल्स पे भी, वनस्पति, मार्गरीना, बेकरी शॉर्टिंग, इन सब पे ये इम्प्लीमेंट होगा और अदर मीडियम ऑफ कुकिंग जैसे वेजिटेबल फैट्स, मिक्स फैट, इन सब पे इंडिपेंडेंट होगा। ट्रांस फैट्स क्या होते हैं गाइस, देखो जो अनसैचुरेटेड, जब भी कहते हैं ना पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट्स होते हैं। ट्रांस फैट अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो वेजिटेबल ऑयल से प्रोड्यूस किए जाते हैं। देखो गाइस, ट्रांस फैट इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें। ठीक है, तो दे आर अनसैचुरेटेड फैट्स प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल और कॉमनली हम यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ मार्गरीन एंड जो कमर्शियल आप बेक्ड करते हो फूड या फ्राइड फूड को। 2 तरह के ट्रांसफैट होते हैं, एक नेचुरली होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। जो आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स होते हैं ये ऑफकोर्स मैनमेड के द्वारा बनाए जाते हैं थ्रू अ केमिकल प्रोसेस जिसे हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल ऑकरिंग टेस्ट फूड होते हैं ये आपको एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलेंगे जैसे मिल्क और मीट में। ठीक है, ट्रांसफैट्स वो होते हैं, ट्रांसफैट्स की वजह से आपको हार्ट अटैक्स के जो रिस्क है वो इंक्रीज हो सकते हैं और हार्ट डिजीज की वजह से आपको डेथ भी हो सकती है। WHO के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 5.4 लाख डेथ्स ग्लोबली होती है बिकॉज ऑफ ट्रांस फैटी एसिड इंटेक। ठीक है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में नियर अबाउट 5.5 लाख जो डेथ्स हैं वो ट्रांस फैट्स की इंटेक की वजह से होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। सबसे पहले क्या है, इंडिया लुक्स एट लिथियम रिजर्व्स इन अर्जेंटीना, चीली एंड बोलिविया। हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया है, अभी अर्जेंटीना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, पैक्ट साइन किया है, ताकि वो क्या करेगा, लिथियम को मतलब कि परचेज करेगा। प्रोस्पेक्ट मतलब आपको पता है कि उसकी लाइक माइनिंग करना, एज अर्जेंटीना के पास सबसे 3rd लार्जेस्ट रिजर्व है किसका, लिथियम का। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि अर्जेंटीना के साथ हमें ऑप्शंस मिल जाए, चिली के साथ, बोलिविया के साथ, क्यों, ये टॉप लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक है, जो सबसे टॉप है वो चिली, बोलिविया, 3rd कौन सी है, अर्जेंटीना। लिथियम आपको पता है आपकी बैटरीज बनाने में यूज होता है, सिल्वर व्हाइट अल्कली मेटल होता है, क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स को पावर प्रोड्यूस करता है, देता है। ठीक है, करंटली इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किसके,
इम्पोर्ट पे ऑफ लिथियम सेल, एंड चाइना, हांगकांग और वियतनाम, दे आर द टॉप 3 नेशन जो इंडिया को बैटरीज एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रेजिंग प्रोजेक्ट्स एट मेजर पोर्ट ट्रस्ट। अभी क्या है, ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के जो प्रोजेक्ट हैं फॉर ड्रेजिंग प्रोजेक्ट एट मेजर पोर्ट ट्रस्ट। एक सेकेंड रुकिएगा इस यस तो क्या है, ज्यादा हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो ड्रेजिंग प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे रिवर्स में से कुछ सफाई करना, ये सब करना, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स मेजर पोर्ट ट्रस्ट पे किस मोड में कर दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। ठीक है, क्योंकि भैया पैसा ज्यादा खर्च हो गया, अपने पास इतना पैसा है नहीं, तो हमने क्या किया, इसको PPP मोड में स्टार्ट कर दिया। ड्रेजिंग क्या होता है, किसी भी सेडिमेंट्स को रिमूव करना या डेब्रिस को रिमूव करना फ्रॉम द लेक्स, रिवर्स, हार्बर्स या अदर वाटर बॉडीज। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने क्या किया है कि हमें क्या करना है, हमें डेप्थ को इंक्रीज करना है बाय 2 to 3 मीटर्स टू 17 मीटर, ताकि हम हायर कैपेसिटी के कंटेनर वेसल्स को क्या कर सके, हैंडल कर सके। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस होगी, क्योंकि ड्यू टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि जो कार्गो मूवमेंट है इट विल बी शिफ्टेड टू लार्जेस्ट वेसल्स फॉर बल्क कार्गो है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया ने अप्रूव किया कोविड-19 की वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज। आप सबको पता होगा वैक्सीन जो अप्रूव किया वो 2 हैं, एक तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। सबसे पहले कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल शुरू हुए थे। कोविशील्ड हमारे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है बेस्ड ऑन ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा वैक्सीन, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है विद कोलैबोरेशन विद ICMR। ठीक है, वैक्सीन को जो फॉर्मली अप्रूव किया वो CDSCO ने किया, दैट इज द सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कमिटी ने। जो सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कमिटी है ये मेन रेगुलेटरी बॉडी है किसकी, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस की। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर किसी ड्रग्स को अप्रूव करना, इसका काम है किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट करना, या टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स, कंट्रोल ओवर क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स इन द कंट्री। तो इसमें आपको पता चल गया कि CDSCO का क्या काम है। ठीक है, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज टू इंडस्ट्री। देखो गाइस, जो अभी हमने 2 वैक्सीन के नाम पढ़े हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेन यही है। ठीक है, अभी क्या किया, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो कुछ टेक्नोलॉजीज कुछ इंडस्ट्री को ट्रांसफर करेगी। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स है किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, वो नियरली क्या करेगी, अपनी जो 25 से 30 टेक्नोलॉजीज है उन्हें इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर करेगी। करंटली क्या है, इंडस्ट्री के पास 150 टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिसको वो कमर्शियली अडॉप्ट कर सकते हैं। अब उनमें से जो टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर करेंगे वो कौन कौन सी है, निसार गुरना, ये किसके रिलेटेड है, बायोगैस प्लांट बेस्ड है, किसके ऊपर, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिसोर्स टेक्नोलॉजी। डेट पूछ सकते हैं कि निसार गुना किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। भाभा कोच टेक्नोलॉजी आप सबको पता होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर रिलेटेड है। एम्बिएंट प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेबल मील फॉर नेचुरल क्लाइमेटिस एंड अदर टारगेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 3-4 टेक्नोलॉजीज हैं जो ये इंडस्ट्रीज को कौन करने वाले ट्रांसफर, कौन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। दीपोर बिल सबको पता होगा, ये दीपोर बिल क्या है, ये असम की ओनली रामसर साइट है जिसको सिलेक्ट किया है एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया साइट बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, इसका जो देखो ये दीपोर बिल क्या है, ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्ज एंड इम्पोर्टेंट रिवरन वेटलैंड, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ लोअर असम। ठीक है, रिसेंटली का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कुछ वहां पे फिशिंग को प्रोहिबिट किया है दीपोर बिल पे, ताकि हम इस वेटलैंड को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करें। ठीक है, तो देख अब इसमें कितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसमें जो फिशिंग है उसको अभी क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया है। दूसरा क्या है, असम में का ओनली रामसर साइट है, क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, ये आपको पता होना चाहिए, फ्रेश वाटर लेक है। फोना यहाँ क्या क्या पाया जाता है, सिबेरियन क्रेन, लेसर एडजुटेंट स्टॉक, एशियन एलिफेंट। ठीक है, लास्ट न्यूज आज की, जुकोई वैल्यू, रिसेंटली क्या है, मैसिव फॉरेस्ट फायर हुई है, कहाँ पे, जुकोई वैल्यू रीजन में। अभी रीजन कहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम वैल्यू फ्लावर्स भी बोलते हैं। देखो गाइस, वैल्यू फ्लावर्स उत्तराखंड में भी है लेकिन ये वो वाली नहीं है, ये किसके बीच में, नागालैंड और मणिपुर के बीच में पड़ती है। ये ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, ये क्यों, इसके ऑफकोर्स इसकी लिलीज और बायोडाइवर्सिटी अच्छी है तो यहाँ पे ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ पे कौन कौन सी नागालैंड का स्टेट बर्ड यहाँ पे पाया जाता है जिसका नाम है ब्लिथ ट्रैगोपान। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे 3 और 4 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट होती है। अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।